हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, दिस इज सना सर। आज के इस लेक्चर में हम लोग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का जो सेकंड चैप्टर है हमारा, दैट इज प्रमोशन ऑफ बिजनेस, उसको पढ़ने वाले हैं। तो आइए लेक्चर को स्टार्ट किया जाए। देखिए, सबसे पहला जो हमारा टॉपिक आता है दैट इज प्रमोशन ऑफ बिजनेस। आखिरकार बिजनेस के प्रमोशन से क्या मतलब है? देखो, आप लोग पहली बात ये कंफ्यूज मत होना कि प्रमोशन हो रहा तो मतलब किसी तरीके से बिजनेस को हम वो एक्टिविटीज़ कर रहे हैं जिससे बिजनेस का मार्केट में एडवर्टाइजमेंट हो रहा है, बिजनेस को लोग जान रहे हैं। प्रमोशन का मतलब बिल्कुल वो नहीं होता है। बिजनेस में प्रमोशन का कंसेप्ट कुछ और ही होता है। क्या होता है, आइए उसको डिटेल में देखा जाए। देखो, प्रमोशन मीन्स द एक्ट ऑफ टेकिंग स्टेप्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ समथिंग। प्रमोशन यहाँ पे बिजनेस में, इनफैक्ट अगर मैं आपको बताऊं तो ये बिजनेस लॉ का लैंग्वेज है। और यहाँ पे प्रमोशन से रेफर है कि जब हम कुछ नया करने के लिए कुछ कदम जब हम बढ़ाते हैं, हम कुछ नया करना चाह रहे हैं और उस चीज़ को क्रिएट करने के लिए हमने कुछ स्टेप्स उठाए हैं जिससे जो हम क्रिएट करना चाह रहे हैं उसके क्रिएशन का प्रोसेस हो सके, स्टार्ट हो सके। Thus, promotion of a business enterprise refers to the act and process of establishing a new business unit। तो यहाँ पे बिजनेस एंटरप्राइज के रेफरेंस में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ उसका प्रमोशन का मतलब होता है कि वो जितने भी स्टेप्स हम लेते हैं जिससे हम एक नया बिजनेस यूनिट को सेट कर सकें, तो वो कहलाता है हमारा बिजनेस प्रमोशन। The person who conceives a business idea and takes steps to implement it is known as प्रमोटर और एंटरप्रेन्योर। तो जिस बंदे का ये आइडिया होता है कि बिजनेस का जो आइडिया होता है कि भाई हम एक ये बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो ये आइडिया सपोज मेरे दिमाग में है तो मैं क्या कहलाऊंगा, प्रमोशन, मैं प्रमोटर कहलाऊंगा। ठीक है। द प्रमोटर हैज टू एक्ट बोथ एज अ मदर एंड अ मिडवाइफ बिकॉज इट इज ही हु फेसेस वेरियस डिफिकल्टीज, दैट इज बियर्स द लेबर पेन to bring the new enterprise into existence and bring it up into a successful venture। तो जैसे धरती पे अगर अगर हम अगर न्यू लाइफ बॉर्न होती हैं तो जो मदर होते हैं उन्हें सारा दुख तकलीफ वगैरह फेस करना पड़ता है, उन बिना उनके न्यू लाइफ क्रिएट नहीं हो सकते हैं। उसी तरीके से जब नया बिजनेस जब क्रिएट होता है तो उससे जुड़ी जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं, जितने भी उसके स्टेप्स होते हैं, ये सब किसे फेस करना पड़ता है, इसे फेस करना पड़ता है। उसका नाम क्या है, हमारा promoter। So I think you have understood the concept of promoter. The promoters, first of all, conceives an idea to start a particular business enterprise, assembles and coordinates various factors of production, that is main machines, money and materials। देखो, प्रमोटर का चूंकि आइडिया उसी का है तो बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जितनी भी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है उसको अरेंज करना भी उसी का ही काम होता है। तो जो चार चीज़ें हमें चाहिए होती हैं उसे हम 4M भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे? 4M। 4M का मतलब क्या हुआ? मेन, मशीन, मनी एंड मटेरियल्स। एंड देन गिव बर्थ टू अ न्यू यूनिट। और इन्हीं सब चीज़ों की मदद से हम अपना नया बिजनेस यूनिट क्रिएट कर पाते हैं। आप एक एग्जाम्पल, एक रियल लाइफ एग्जाम्पल लेके हम इसको समझते हैं। जैसे मान के चलो कि इंडिया में कोई बिजनेस, कोई लड़की है, कोई विमेन है जो राधिका के नाम से, जिसे अपना पिकल का बिजनेस, अचार का बिजनेस स्टार्ट करना है। लेकिन हम जब बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो हम रैंडमली जाके तो पैसा इन्वेस्ट नहीं कर देंगे ना, कैसे ठीक है बिजनेस करना है चलो पैसा भी लगा देते हैं। उसके पहले के कुछ स्टेप्स होते हैं। जैसे पहले वो देखिए कि यार मैं जो पिकल बेचना चाहती हूँ वो हमारे एरिया में पॉपुलर है भी कि नहीं है, वो बिक भी रहा है कि नहीं बिक रहा है। तो इस स्टेप को कहा जाता है आइडेंटिफाइंग बिजनेस अपॉर्चुनिटी। इसका मतलब होता है कि मैं जो बिजनेस करना चाह रही हूँ क्या उसका अपॉर्चुनिटी है भी कि नहीं है, क्या अचार खाने वाले लोग है भी कि नहीं है, क्या लोग को डिमांड है कि नहीं है। आप आंख बंद करके तो नहीं पैसा लगा दोगे ना, क्योंकि बिजनेस में तो बहुत ह्यूज कैपिटल यूज होता है। तो यही दिखता है कि हाँ, राधिका ने देखा कि होम मेड और प्रिजर्वेटिव फ्री पिकल्स की डिमांड काफ़ी ज़्यादा है। लोग जेन्यून प्रोडक्ट्स चाहते हैं जिसमें प्रिजर्वेटिव्स नहीं हो, नेचुरल, या देखते हो आप ऑर्गेनिक तरीके से जो चीज़ें बनाई गई हुई हैं उनकी डिमांड है। तो उसने डिसाइड किया ठीक है डिमांड तो है तो चलो मैं बनाना स्टार्ट करूँगी। उसके बाद बिजनेस यूनिट को करने के लिए, करने के प्रोडक्शन करने के लिए आपके पास रिसोर्सेज तो चाहिए, आपको कैपिटल चाहिए, आपको इंग्रेडिएंट चाहिए, आपको मशीन्स एंड इक्विपमेंट्स चाहिए, आपको जार्स, यूटेंसिल्स, ऑयल, ये सब चीज़ें चाहिए। तो इसका भी तो अरेंजमेंट आपको करना ही होगा। देन लीगल फॉर्मेलिटी, चूंकि मैं कंपनी बनाने का सोच रहा हूँ, ठीक है, तो मेरे बिजनेस का रजिस्ट्रेशन मुझे कराना पड़ेगा। ठीक है। और चूंकि खाने पीने का अगर मैं सामान बना रहा हूँ तो FSSAI, फूड सैंपल, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके पास परमिशन लेना पड़ेगा। आप कंपनी बनाने का सोच रहे हो तो आपको रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी, ROC, कंपनी एक्ट के हिसाब से आपकी कंपनी को क्रिएट करना पड़ेगा, उसके लीगल फॉर्मेलिटीज़ को फुलफिल करना पड़ेगा। क्लियर। जब ये सारे प्रोसेस हो जाएंगे तो हम क्या करेंगे, फिर प्रोडक्ट का डेवलपमेंट, हम जो प्रोडक्ट बनाना चाह रहे थे उसका डेवलपमेंट स्टार्ट करेंगे। तो राधिका ने क्या किया, राधिका एक्सपेरिमेंट्स विद डिफरेंट रेसिपी एंड फाइनलाइजेज अ फ्यू पॉपुलर फ्लेवर्स। ठीक है।
इंश्योर्स क्वालिटी कंट्रोल बाय मेंटेनिंग हाइजीन एंड कंसिस्टेंसी इन टेस्ट। तो ये स्टेप क्या हो गया, प्रोडक्ट को डेवलपमेंट। और जब प्रोडक्ट का डेवलपमेंट हो गया तब हम क्या करेंगे, मार्केटिंग और सेल्स करेंगे, ताकि हमारे प्रोडक्ट का बिक्री हो, ज़्यादातर लोग उसे खरीदें। तो इसमें क्या आएगा, ब्रांडिंग आएगा, एक ब्रांड नेम होगा। ऑनलाइन मार्केट में भी हम अपने बिजनेस प्रोडक्ट को लॉन्च करेंगे। लोकल मार्केट में भी हम लोगों को क्या करेंगे, जाएंगे, बोलेंगे कि रिटेलर्स को कि आप हमारे प्रोडक्ट को भी आप परचेज करो। तो इससे क्या हुआ, ये सारे स्टेप्स आप देख रहे हो, ये सब किसके स्टेप्स हैं, ये सब प्रमोशन के स्टेजेस कहलाते हैं। उसके बाद जब बिजनेस का डिमांड बढ़ जाएगा तो हम क्या करेंगे, स्केलिंग अप करेंगे, मतलब प्रोडक्शन को और एक्सपैंड करेंगे, और ज़्यादा मार्केट में अपने प्रोडक्ट्स को हम लॉन्च करेंगे। तो ये कहलाता है स्केलिंग अप। तो ये सारे स्टेप्स फॉलो करके राधिका ने अपना होममेड पिकल बिजनेस काफ़ी अच्छा सेटल कर लिया। तो ये क्या कहलाया, यही पूरा स्टेज किसका पार्ट हो गया, प्रमोशन का। तो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अब ये तो मैंने आपको एक शॉर्ट फॉर्म में बताया था, ठीक है, लेमन लैंग्वेज में, लेकिन इन डिटेल अगर देखा जाए तो ये टोटल प्रोसेस होते हैं किसमें, बिजनेस यूनिट को स्टैब्लिश करने के लिए। पहला है आपका सिलेक्शन ऑफ लाइन ऑफ बिजनेस, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। प्रिपरेशन ऑफ फिजिबिलिटी ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट, फिजिबिलिटी रिपोर्ट में, प्रोजेक्ट रिपोर्ट ऑफ फिजिबिलिटी में हम देखते हैं कि वो रिसर्च हम करते हैं, मतलब काफ़ी सारे स्टेप्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं कि हमारे प्रोडक्ट का डिमांड होगा कि नहीं होगा, कितने पैसे लगेंगे, क्या क्या प्रोसेस हैं। तो आप एक ओवरऑल एक आइडिया बिल्डअप करते हो, आगे के स्टेप्स हम करने वाले हैं उसमें हमें क्या क्या प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा। चॉइस ऑफ फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, भाई आप सोल प्रोप्राइटरशिप बनाओगे, आप पार्टनरशिप बनाओगे, आप कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाओगे, कंपनी बनाओगे, एचयूएफ बनाओगे, क्या बनाओगे, तो ये सब चीज़ें आपको सोचनी पड़ेंगी। फाइनेंसिंग द प्रोपोजिशन, उसके बाद हम बिजनेस को हम फाइनेंस करने का सोचेंगे कि क्योंकि उसमें हमें फिर पैसे की ज़रूरत होगी। तो फिर इसमें क्या होगा, पैसे हम कहाँ से रेज करेंगे, हम डेप्ट यूज करेंगे या इक्विटी यूज करेंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हम हमारी स्टेप का ये पार्ट होती हैं। देन बिजनेस का हमारा लोकेशन कहाँ होगा, किस एरिया में, रूरल में, अर्बन में, सेमी रूरल में, तो ये सब चीज़ें आपको देखनी होंगी। टाउन के मिड में आपका हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। देन साइज, कितना बड़ा प्लांट लगाएंगे, मतलब पहले अगर हमारे पास हमारा काम अगर चल जाएगा तो हम फिर स्मॉल यूनिट से ही काम कर लेंगे। क्लियर क्लियर। फिर हमारा प्लांट का लेआउट हम बनवाएंगे कि हमारा प्लांट, जैसे जो बहुत सारे एक्सपर्ट्स होते हैं वो प्लांट का मतलब लेआउट बनाते हैं कि प्लांट करेंगे तो आप वो देखना कि बहुत से प्लांट का एक फैट सेटअप बनेगा, उसमें स्टोरेज कहाँ रहेगा, वेयर हाउस कहाँ रहेगा, उसमें बहुत सारे इक्विपमेंट्स होते हैं, उनको हम कैसे सेटल करेंगे, तो ये सब चीज़ें बनवानी होती है। जैसे आप घर का एक नक्शा बनाते हो ना, घर बनाने के टाइम पे सेम वैसा ही लेआउट भी यहाँ बनेगा। फिर कितना हमें लेबर फोर्स, कितने लोग हमें चाहिए होंगे। अब लेबर फोर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए फिर हम क्या करते हैं, वर्कफोर्स और वर्कलोड एनालिसिस करते हैं। ये आपने पढ़ा होगा, वर्कफोर्स और वर्कलोड एनालिसिस ये किया जाता है। उसके बाद एंटिसिपेट एंड कंप्लीट द प्रोसीड्यूरल फॉर्मेलिटीज़। अब देखो जितने भी फॉर्मेलिटीज़ होंगे, लीगल फॉर्मेलिटीज़ होंगे, प्रोसीड्यूरल फॉर्मेलिटीज़ होंगे, तो ये सारे ये हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, तो मैं आपको आगे ज़्यादा डिटेल में समझाऊंगा, बट मोटा मोटी आप ये समझो जितने भी तरीके के फॉर्मेलिटीज़ होंगे जो कंपनी बनाने के लिए हमें करने पड़ेंगे, चाहे वो लीगल फॉर्मेलिटीज़ हों, चाहे वो प्रोसीडर मेथड वाले हों, उन सबको हम पूरा कंप्लीट करेंगे। देन बिजनेस को लॉन्च करना, बिजनेस में हमारा यूनिट सेट हो गया, हम अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करेंगे। उसके बाद टैक्स प्लानिंग, भाई जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। आप यहाँ वर्कर्स काम कर रहे हैं तो उनके लेबर लॉ के में उन्हें रजिस्ट्रेशन करना होगा, उन्हें सैलरी वगैरह वेजेस देने होंगे, तो ये सब चीज़ें उसमें इंक्लूड हो जाती हैं। देन है कंप्लीशन ऑफ लीगल फॉर्मेलिटीज, वही बात मैंने कहा, जीएसटी का काम हो गया, लेबर लॉ का, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, तो ये सारे प्रोसेस के कानून के अंदर, कंपनी एक्ट के अंदर में रजिस्ट्रेशन, ये सारी चीज़ें हम इसमें करते हैं। एंड देन मशीन्स एंड इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड, ये एक्चुअली साइज ऑफ द प्रपोज यूनिट के बाद ही था। तो मशीन्स एंड इक्विपमेंट्स, हम जो प्रोडक्शन करेंगे उसके लिए कैसी मशीन्स चाहिए, क्या क्या मशीन्स चाहिए, इक्विपमेंट्स कितने चाहिए होंगे, ये सब एक एस्टिमेट बनाना होगा। तो मोटा मोटी ये कंसिडरेशन हम जब न्यू बिजनेस यूनिट सेट करते हैं तो वहाँ पर हमें इन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। आइए, प्रमोशन में बी अंडरटेकन फॉर एनी ऑफ द फॉलोइंग पर्पसेस। देखो प्रमोशन सिर्फ और सिर्फ कंपनी सेटअप करने के लिए ही नहीं होती है, और भी चीज़ों के लिए होती है। किन चीज़ों के लिए, देखो एक तो आपने समझा कि न्यू बिजनेस यूनिट को हम स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तब तो हमें प्रमोशन करना पड़ेगा। उसके अलावा हमारा पहले से ही एक यूनिट था, हम एक और नया यूनिट लॉन्च कर रहे हैं या उसको एक्सपैंड कर रहे हैं, और तो फिर उसको एक्सपैंड कर रहे हैं, नए एरिया में जा रहे हैं, नए लोकेशन में जा रहे हैं, तो फिर आपको वहाँ प्रमोशन के स्टेप करने पड़ेंगे। हमारे पास एक बिजनेस यूनिट था, हीरो था, और होंडा के साथ मर्ज होकर नई एंटिटी बन गई, ठीक है, तो उसके लिए फिर आपको प्रमोशन करना पड़ेगा। तो ये 3 स्टेप्स होते हैं, 3 अलग अलग जगह होते हैं जहाँ पे प्रमोशन की हमें आवश्यकता पड़ती है। क्लियर। अब
प्रमोशन में कितने तरह के स्टेजेस हैं? देखो प्रमोशन में 4 हैं। पहला डिस्कवरी ऑफ आइडिया, इन्वेस्टिगेशन एंड वेरिफिकेशन, असेंबलिंग, फाइनेंसिंग द प्रपोजिशन, जो कि मैंने आपको ऊपर में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। आओ एक बार इसको और डिटेल में देखा जाए। डिस्कवरी ऑफ आइडिया, द डिस्कवरी ऑफ एन आइडिया इज द इनिशियल स्टेज इन promoting a concept. It involves identifying a unique and valuable solution or concept that addresses a specific need of प्रॉब्लम। कि कोई एक प्रॉब्लम आपने देखा, देखो जो प्रमोटर होता है वो क्या देखता है कि मार्केट में डिमांड कैसी है, प्रॉब्लम क्या है, लोगों को क्या चीज़ों की आवश्यकता है जो उन्हें नहीं मिल रही है, तो उस चीज़ को हम ऑफर करें। तो पहली बात ये जेन्युइन नीड, उस चीज़ की लोगों की ज़रूरत होनी चाहिए, तब तो लोग आपका प्रोडक्ट को खरीदेंगे। तो पहले ये चीज़ फाइंड आउट करना। This process often starts with brainstorming, research market trends and analyzing gaps in existing solution। अब क्या होता है, हम उसके लिए एनालाइज करते हैं कि देखो मार्केट में तो पहले से चीज़ें चल रही हैं, मार्केट में पहले से चीज़ें चल रही हैं, अब यहाँ पे ये प्रॉब्लम्स लोगों को फेस करने पड़ रहे थे, तो हम कैसे इस चीज़ को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इस चीज़ को आइडेंटिफाई करना, तो इसी को हम ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं। मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है, लोग क्या ऐसे सामान को यूज़ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कितना डिमांड है, कितना सेल्स हो जाता है, तो ये सब हम चीज़ें पहले कर लेते हैं। बाई ऑब्जर्विंग इंडस्ट्रीज चैलेंजेस, कस्टमर्स फीडबैक एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, इनोवेटर्स कैन पिन पॉइंट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर न्यू आइडियाज़। कस्टमर से फीडबैक लेते हैं, मार्केट में जाते हैं, देखते हैं कि क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, क्या इस तरह की प्रॉब्लम्स आ रहे हैं लोगों को, तो फिर उसका सॉल्यूशन कैसे किया जा सकता है। The discovery phase is crucial as it sets the foundation for all subsequent steps in the promotion process। तो डिस्कवरी प्रोसेस क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है। ठीक है, आप समझो कि वहीं से आपको आइडिया मिलेगा काम करना है कि नहीं करना है। क्लियर? Then we have investigation and verification. They are crucial steps in promoting an idea. Investigation involves thorough research to gather detailed information about the idea, its potential market, and competitors. This step ensures that the concept is viable and has unique value proposition। देखो इन्वेस्टिगेशन में अगेन वही हो गया कि हम उसको और थॉरो देखते हैं। देखो डिस्कवरी में का कुछ स्टेप इन्वेस्टिगेशन और वेरिफिकेशन में आ जाता है कि हमने जो इन्फॉर्मेशन गैदर किया था, हम उसको मार्केट में जाके हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं। देखो मुझे तो अपने हिसाब से पता चला था कि यहाँ पे लोगों को ना आम का अचार अच्छा ढंग का नहीं मिलता है और बहुत ज़्यादा डिमांड है, तो एक्चुअल में फिर हम जाकर क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे कि मैंने खुद से जो डेटा कलेक्ट किया था वो क्या कितना सही है। तो मार्केट में जाना, लोगों से बातचीत करना, जो डिस्ट्रीब्यूटर्स होंगे, जो रिटेलर्स होंगे, जो उस चीज़ का बिजनेस कर रहे हैं, उनसे फीडबैक लेना, तो ये सब हमारा उसमें इंक्लूड होता है। वेरिफिकेशन इन्वॉल्व्स वैलिडेटिंग द गैदर्ड इंफॉर्मेशन, टेस्टिंग assumptions एंड इंश्योरिंग दैट द आइडिया इज प्रैक्टिकल एंड फिजिबल। ठीक है, तो वेरिफिकेशन में ये देखा जाता है कि आइडिया फिजिबल है, ये लोगों को मतलब हमारा जो आइडिया है वो चलेगा, वो प्रैक्टिकल है। मतलब कई बार क्या होता है कि आइडियाज़ तो बहुत सारे आते हैं लेकिन प्रैक्टिकली लगता है कि नहीं यार ये तो सही नहीं रहेगा। क्लियर? अब आप मान के चलो कि मैंने सोचा कि यार देखो बच्चों को क्लासेस की ज़रूरत है और चलो ठीक है मैं क्लासेस लॉन्च करना स्टार्ट करता हूँ। फिर क्लासेस मैंने लॉन्च किया तो मैंने उसकी प्राइसेस रख दी। मैंने सोचा कि यार मेरा प्रोडक्ट, मैंने सोचा कि यार लोग तो पढ़ाई लिखाई की चीज़ें तो मतलब मैं उसकी फ़ीस रख देता हूँ 10-15 हज़ार रुपये। फिर क्या प्रैक्टिकली कोई 10-15 हज़ार रुपये मुझे देना चाहेगा, तो मुझे प्रैक्टिकल नहीं लगा कि नहीं भाई इतने पैसे तो यहाँ नहीं लगते हैं। उसी तरीके से देखो आप नेटफ्लिक्स जब लॉन्च हुआ था इंडिया में, तो नेटफ्लिक्स ने पावर के जो जो प्लान थे, आपको याद होगा नेटफ्लिक्स के जो जितने भी प्लान्स आते थे वो काफ़ी महंगे थे। लोगों को पता था कि नेटफ्लिक्स को ये पता था कि इंडिया में तो ओटीटी प्लेटफॉर्म बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, लेकिन उसने प्राइसेस इतनी ज़्यादा स्टार्टिंग में रखी थी कि वो बंद होने की नौबत आ गई थी। बाद में उसने क्या किया, लॉन्च किया, मतलब कम प्रोडक्ट वाले प्राइसेस, कम प्राइस में उसने लॉन्च किया, तभी वो मार्केट में टिक पाया। तो यही चीज़ हो जाता है। ठीक है, या आपने सही से इसको एनालाइज नहीं किया, आपका मार्केट खराब हो गया, आपका बिजनेस डूबने की कोई कंडीशन आ गई थी। क्लियर? देन वी हैव असेंबलिंग। असेंबलिंग का मतलब क्या होता है कि अब हम जो भी हमारे रिसोर्सेज थे मैंने सब आइडेंटिफाई कर लिया, काम हो गया, चलो ठीक है, अब रिसोर्सेज को गैदर करना। तो असेंबलिंग का मतलब क्या हो गया, असेंबल करना, अरेंज करना, कि जितने भी हमारे रिसोर्सेज हैं हम उनको गैदर करें। अब कितने तरीके के रिसोर्सेज होते हैं, 4। मैंने आपको पहले बताया था 4M होते हैं। 4M हमारे क्या क्या है, मेन, मटेरियल, मशीन्स, मनी, ठीक है, एंड मेथड। तो इन सभी चीज़ों को भाई बिना इनके तो काम होगा नहीं, जिसको आप फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन करते हैं, और मैनेजरियल एबिलिटी भी। तो ये इन सभी चीज़ों की हमें आवश्यकता
पड़ती है। 1 2 3 4 5 हो गया, ठीक है। तो 5 MB होता है, कई जगह 4 MB बोला जाता है। While these resources may not be physically gathered at this point, contracts and agreements should be in place to ensure their availability when needed. अब देखो, क्योंकि अभी कंपनी तो चालू नहीं हुई, लेकिन हम पहले से लोगों से बातचीत करके हम फाइनलाइज करने लगते हैं कि देखो जैसे ही स्टेप हमारा प्रोसेस हो, जैसे ही हमारी कंपनी का रजिस्ट्रेशन हो जाए, हमारा बिजनेस चालू हो, हमारा प्रोडक्शन होने में डिले नहीं हो। मतलब ऐसा नहीं है कि मान लो कि जब सब काम होगा फिर हम गए सप्लायर से बात कर रहे हैं, हम लेबर खोजना स्टार्ट किए, तब हमारा प्रोसेस में काफ़ी डिले हो जाएगा। तो इसलिए ये सारे प्रोसेस हम पहले ही करके रेडी रख लेते हैं। क्लियर। देन वी है फाइनेंसिंग। भाई फाइनेंसिंग में तो पैसा चाहिए होगा ना, क्योंकि ह्यूज अमाउंट ऑफ पैसा लगेगा। अब आप पैसा लोन में लोगे, आप इंटरनल फंड इन्वेस्टमेंट लोगे, आप मतलब देखो बहुत तरह के फंडिंग मेथड होते हैं। यहाँ पे एक नाम होगा एंजल फंडिंग, मेरे ख्याल से मैं सोचा था आप लोग को एक्सप्लेन करूंगा। चलो इस पे नहीं दिया हुआ है। अब जैसे आप देखते हो ना, शार्क टैंक इंडिया में इन्वेस्टर्स आते हैं बहुत सारे, तो शार्क टैंक इंडिया में आते हैं वो क्यों, पैसा लेने आते हैं ना, फाइनेंसिंग का स्टेप है। तो एंजल फाइनेंसिंग टर्म आता है कि एंजल फरिश्ता बन के आया हमारे लिए, ठीक है। तो एंजल फाइनेंसिंग होते हैं ना, जो नए नए बिजनेसेस होते हैं, स्टार्टअप होते हैं, जिनका काफ़ी रिस्की होते हैं, मतलब वो चलेंगे नहीं चलेंगे कोई गारंटी नहीं, क्योंकि उनका कोई बैकग्राउंड नहीं है, और जो लोग चला रहे हैं वो भी फर्स्ट टाइमर्स हैं, न्यू है, उन्हें बिजनेस का आइडिया नहीं है। तो उन लोगों में रिस्की बिजनेसेस में जो इन्वेस्ट करते हैं उन्हें एंजल फाइनेंसिंग कहा जाता है, ठीक है। तो ये कहलाता है फाइनेंसिंग। देखो मेन फाइनेंसिंग में हम ये देखते हैं कि डेब्ट और इक्विटी, आप मोटा मोटी यही समझो कि डेब्ट और इक्विटी के माध्यम से हम फाइनेंसिंग करने का देखते हैं, कि हम डेब्ट से पैसा रेज करें इक्विटी से। आपने 11th और 12th में भी पढ़ा होगा डेब्ट और इक्विटी में क्या है। अगर आपको नहीं पता तो आप चैनल में आप इसका वीडियो मेरा जरूर देख लेना, ठीक है, मैंने डाला हुआ है सोर्सेज ऑफ फाइनेंस में, ठीक है।